Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is leverage and leverage risk. Leverage can be actually of two types, financial leverage and operating leverage. Financial leverage का टॉपिक हमने क्रेडिट रिस्क के अंदर एक्चुअली डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ. फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली ये होता है कि आप कितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को, अपने एक्टिविटीज़ को डेट के ज़रिए से, लोन के ज़रिए से फाइनेंस कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर आप एक बैंक से लोन लेते हैं तो आप अपना कोई एसेट फाइनेंस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंस करते हैं, और अगर आप दोबारा लोन लेते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप तीसरी बार लोन लेते हैं, चौथी बार लोन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अब बैंक ये कंसीडर करेगा, क्रेडिट रिस्क का टॉपिक अपने माइंड में रखें जो हमने पहले डिस्कस किया. बैंक अब ये कंसीडर करेगा कि ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा डेट है जो आपने पे ऑफ करना है, तो वो और जब आपको लोन देगा तो कंसीडर करेगा कि आप ये ज़्यादा रिस्की है. पहला लोन आपको देना इतना रिस्की नहीं था क्योंकि आपने किसी के पैसे वापस नहीं करने थे, यही लोन वापस करना था, तो आप कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है. लेकिन जब दूसरा लोन भी आप ले लेंगे तो अब आप पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया है, अब जरा ज़्यादा रिस्की होगी ये कंपनी लोन देने के हवाले से. जब आप तीसरी दफ़ा भी लोन लेंगे तो और बढ़ जाएगा ये बर्डन आप पर, तो आप और ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे. तो जैसे जैसे आप रिस्की होते जाएंगे, चांसेस कम होते जाएंगे कि बैंक आपको लोन दे, या उतना दे जितना आपको चाहिए, या आपको कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर. अब वो हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा. तो जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप डेफिनेटली अब आप अवॉइड करेंगे उसको, या आप नहीं लेना चाहेंगे, या आप ले नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट आपके पे करने से आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं कर सकते, आपके फाइनेंशियल्स आपको इजाज़त नहीं देते. तो फाइनेंशियल लेवरेज इसको कहते हैं कि आप जितना कम आपने लोन लिया होगा ऑलरेडी, उतने आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज है कि आप ले सकते हैं मज़ीद. और अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है बहुत ज़्यादा लोन, तो अब आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज कम है कि बैंक आपको मज़ीद लोन नहीं देगा या बहुत कॉस्टली लोन देगा. दिस इज़ अबाउट फाइनेंशियल लेवरेज. एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कितना स्मूथ चल रहे हैं और उसमें क्या लेवल है लेवरेज का. लाइक आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, और आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, और आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे. दिस इज़ अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज. तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज को अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ. सो ब्रेक इवन क्वांटिटी हमारे पास वो होती है जी कि जहाँ पे आपके पास आपका जो कॉस्ट आपने लगाई है उतना रिटर्न आपके पास आ जाए, तो ये आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी हो जाएगी. तो आप ब्रेक इवन क्वांटिटी से बात ये है कि जितनी कॉस्ट आपने लगाई है उतने ही आप यूनिट्स, जितनी कॉस्ट लगा के यूनिट आपने बनाए हैं, अगर ये यूनिट सेल हो जाए मार्केट के अंदर तो आपकी कॉस्ट वापस आ जाती है, पैसे पूरे हो जाते हैं जो आपने लगाए थे, प्रॉफिट ऊपर नहीं आता. जब ऊपर अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट कहेंगे, और अगर लॉस हो जाए, लाइक आपने 50,000 लगाए थे और 50,000 ही वापस आ गए, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन 50,000 लगाने के बाद आपके पास 60,000 आते हैं, तो जो ऊपर का 10,000 है दैट इज योर प्रॉफिट. या अगर 50,000 लगाने के बाद 40,000 आते हैं आपके पास, तो जो 10,000 नहीं आया दैट इज योर लॉस. तो ब्रेक इवन क्वांटिटी हम किस तरह से डिटर्मिन करते हैं ये हम देख लेते हैं. हमारे पास ये एग्जांपल है जी, इसको देख लेते हैं. सो XYZ company's fixed operating cost are 0.5 million, its variable cost are $3 per unit, and the product's sales price is $4. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तो आपको मालूम है कि जितने पे आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं. फिक्स कॉस्ट कहते हैं जो हर हाल में आपको बियर करनी है, यानी कि एक फैक्ट्री की बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई है, अब चाहे आप उसके अंदर पूरे महीने में 1 यूनिट बनाएं या 1,000 यूनिट बनाएं, फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना है. लेट्स से 1.5 लाख रेंट है, तो वो रेंट आपने पे करना ही करना है. जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिक्स्ड है. वो 1 यूनिट बनाएंगे या 1,000 बनाएंगे, वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नहीं भी बनाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट. वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस. अगर आप ज़्यादा यूनिट बनाएंगे, जैसे पर यूनिट कॉस्ट गिवन है $3, तो अगर आप 10 यूनिट बनाएंगे तो 10 × 3
$30 विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप हजार यूनिट्स बनाएंगे तो 3 into 1000 $3000 जो है वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इनका ब्रेक इवन क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड आउट करने का ये हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। से बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ब्रेक इवन क्वांटिटी मालूम करने का। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे पास ये डेटा गिवन है, इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सो ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। देखिए जी, हमारे पास 5 मिलियन फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। और पर यूनिट प्राइस हमारे पास 4 है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 3 है, राइट। सो हमारे पास 5 मिलियन, ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास 5 मिलियन यूनिट्स। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 0.5 मिलियन है और पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट $3 है, और अगर हम इसको $4 में बेचें अपने प्रोडक्ट को, तो हमें कितने यूनिट मिनिमम प्रोड्यूस करने चाहिए कि जिसके सेल होने के बाद हमारी कॉस्ट पूरी हो जाए। प्रॉफिट बेशक ना हो, लेकिन जितना पैसा लगाया वो वापस आ जाए, यानी कि ब्रेक इवन हो जाए। तो कितनी क्वांटिटी हमें बना के सेल करनी चाहिए? तो वो है जी हमारे पास 5 मिलियन यूनिट्स। 5 मिलियन यूनिट्स बना के अगर हम बेचेंगे तो फिर हमारा ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी है, राइट। कॉस्ट पूरी हो जाएगी। Okay, then we have Metallic Company is a company that produces and sells home furniture. It has estimated the following data for the upcoming year. Okay, जी data हमारे पास है, देख लेते हैं क्या है। So this is the data. Number of furniture sold will equal 750,000 units. Variable cost per unit is $4. And fixed cost equal to 12,50,000. लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्राइस किस तरह से डिटरमिन करें कि हमें ये कितने का बेचना चाहिए। अब ये है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, राइट, कि हमें कितने का ये बेचना चाहिए कि हमारे पास हमारे जो है ना पैसे पूरे हो जाएं जितने हमने लगाए हैं। So what is the minimum price that the firm must set in order to cover the cost? So ये फॉर्मूला भी हमारे पास बहुत सिंपल है जी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास है कि हम कितनी प्रोड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ फर्नीचर सोल्ड विल 7,50,000, तो 7,50,000 इज क्यू। प्राइस इज अ क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। एफ इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारे पास गिवन है 12,50,000। एंड देन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $4 और यूनिट टोटल है 7,50,000। तो हम टोटल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। सो 7,50,000 इंटू 4, ये हमारे पास मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इंटू 4, ये हमारे पास आ गया जी 3 मिलियन। और प्लस हम इसमें एज पर फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट को अगर हम इसमें ऐड कर लें, तो ये हमारे पास इस तरह से। और ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन वी हैव 7,50,000 विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द प्राइस। और एज पर अलजबरा हम अब इसको 42,50,000 को डिवाइड कर देंगे 7,50,000 से। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 750 से, so we got this 5.667। तो ये हमारे पास है जी। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ है, बहरहाल आप इसको दोबारा करके देख सकते हैं कि इसमें क्या, बल्कि मैं इसमें कर देता हूँ 4 into 7,50,000 दिस इज, और हम इसमें 1250 जमा कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे 7,50,000 से जी। 5.66 यहाँ पे ये वक्त लिखा हुआ,
ये जो फिगर्स हमारे पास गिवन है इनके अकॉर्डिंगली द आंसर इज 5.66। तो अगर हम ब्रेक इवन चाहते हैं तो वो हमारे पास, अगर हम इतने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, हमारी कैपेसिटी लेट से इतने यूनिट प्रोड्यूस करने की है और ये फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट ये आ रही है, तो फिर हम पर यूनिट अगर $5.66 पर सेल करेंगे तब हमारा ब्रेक इवन होगा ऑपरेटिंग। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है इंशाल्लाह।